हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नीरज राजपूत। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का जो वीडियो है वो है लुब्रिकेशन पर। आज आप लोगों को बताऊंगा कि लुब्रिकेशन हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अगर इसको हम नहीं यूज करेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को क्लियर करेंगे और लुब्रिकेशन के बारे में हर एक चीज़ आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें, यदि आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोगों का कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको कमेंट करें, हम उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं आज की पूरी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेबोलॉजी की। तो ट्रेबोलॉजी सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाली सतहों का एक विज्ञान है। इसमें फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन और उपयोग करने का सिद्धांत का अध्ययन व अनुप्रयोग शामिल है। यह मैकेनिकल विज्ञान की एक शाखा है। ट्रेबोलॉजी का अध्ययन आमतौर पर बेयरिंग्स के डिजाइन में लागू होता है। तो ये भी आप लोग को जानना है कि जब हम लुब्रिकेशन की बात कर रहे हैं तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ये किस के अंतर्गत आता है। तो ट्रेबोलॉजी एक शाखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन और बेयरिंग्स के सिद्धांत पर रिसर्च की जाती है। अध्ययन किया जाता है कि किसमें कौन सा ऑयल डालना चाहिए और किसका कितना फ्रिक्शन है, कहाँ पर कौन सा ऑयल प्रयोग करना है और कौन सा बेयरिंग प्रयोग करना है, बेयरिंग का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, सारा कुछ इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसी शाखा को हम क्या कहते हैं, ट्रेबोलॉजी। हर एक चीज़ की एक एक शाखा होती है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो हम आज पढ़ रहे हैं इस शाखा के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करते हैं, लुब्रिकेशन है क्या। तो लुब्रिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गति कर रहे दो भागों में लुब्रिकेशन की एक पतली परत द्वारा दो भागों को अलग किया जाता है। मान लो ये पार्ट हैं, ये दो पार्ट हैं। अगर इनके बीच मान लो कुछ नहीं है तो क्या होगा, ये आपस में चिपक जाएंगे और क्या होगा, इसके जरिए क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन के बहुत सारे लाभ भी होते हैं और बहुत सारी हानि भी होती है। जहाँ पर फ्रिक्शन की आवश्यकता होती वहाँ पर फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर फ्रिक्शन की आवश्यकता है वहाँ पर फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ पर फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर फ्रिक्शन हानिकारक भी होता है। तो ये जो भाग हैं दो, अब इनके बीच में हम जब ऑयलिंग कर देंगे तो क्या होगा, एक पतली सी लेयर इनके बीच में आ जाएगी। तो उसी लेयर के दौरान क्या हुआ, दो भागों को अलग किया जा रहा है, लुब्रिकेशन किया जा रहा है, उसी को कहते हैं लुब्रिकेशन। मान लो दो मूविंग पार्ट हैं, उसमें यदि हम कोई स्नेहक मतलब ऑयल डालते हैं तो क्या होता है, उन दो भागों के बीच एक पतली सी लेयर आ जाती है। तो लुब्रिकेशन का मेन उद्देश्य होता है दो मूविंग पार्टों के बीच में एक लेयर को उत्पन्न करना ताकि उनके बीच घर्षण ना हो। तो इसी को कहा जाता है लुब्रिकेशन। सिंथेटिक लुब्रिकेशन का मतलब यह कहने का अर्थ यह है कि सही प्रकार के लुब्रिकेशन का सही स्थान पर और सही मात्रा में सही समय में उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये मूविंग पार्ट्स हैं, यदि आप ये दोनों पार्ट एक ही में चिपक के वर्क करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। यदि फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में हीट उत्पन्न होगी, और यदि हीट उत्पन्न होगी तो इसके द्वारा हीट के कई सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। पार्ट्स हमारा घिस कर नष्ट हो सकता है, आग भी लग सकती है, कई सारे कारण हो सकते हैं फ्रिक्शन के। आप लोग देख सकते हैं जो मनुष्य धरती पर चलता है, यदि फ्रिक्शन ना हो तो उसका चलना संभव नहीं होगा, वो फिसल जाएगा, उसका चलना संभव नहीं होगा।
क्योंकि जहाँ पर फ्रिक्शन इम्पोर्टेंट है वहाँ पर फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य अगर चलता है तो फ्रिक्शन के कारण ही चलता है। आप लोग देख सकते हैं जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके टायरों में कट करके डिजाइन बना दी जाती है ताकि फ्रिक्शन वर्क अच्छी तरह काम करे। यदि उसमें डिजाइन ना बनाया जाए तो क्या होगा, गाड़ी फिसलेंगी, उनमें ब्रेक वगैरह नहीं लगेगा। आप लोग देखते हैं जैसे ही हम किसी फर्श पर ऑयल डाल देते हैं तो क्या होगा, उसका जो जैसे कि मान लो कोई सतह है वो इस प्रकार से होती है, थोड़ी खुरदरी होती है। यदि हम इस पे चलते हैं तो आसानी से चल सकते हैं। यदि क्या हुआ, हमने इस पे ऑयल डाल दिया तो क्या हुआ, जिसका ये खाली स्थान है वो भर जाता है। तो क्या होगा, यहाँ फ्रिक्शन का बल काम नहीं करेगा तो हम क्या होगा, मनुष्य यहाँ पर फिसल जाएगा। तो जहाँ पर फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर फ्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारे मूविंग पार्ट हैं RAC ट्रेड में बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं। यदि हम उनके बीच में ऑयलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा और इसके फ्रिक्शन के कई सारे लॉस हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं यदि हम जूता चप्पल पहनते हैं तो वो क्या होता है, घिट जाते हैं, चलते चलते घिस जाएंगे। तो क्या होगा कि कोई भी मूविंग पार्ट यदि आपस में टकराएगा तो क्या होगा, वो नष्ट होगा और हीट उत्पन्न करेगा। इससे आग भी लग सकती है। जो हमारे मैकेनिकल पार्ट हैं, मूविंग पार्ट हैं, यदि उनके बीच ऑयलिंग नहीं करेंगे तो वो घर्षण के कारण नष्ट हो जाएंगी। इससे बहुत सारी हानि हो सकती है। इसलिए ऑयलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लुब्रिकेशन क्या है। या आप लोग डायग्राम देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लुब्रिकेशन नहीं है तो दोनों पार्ट आपस में फ्रिक्शन के कारण नष्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लुब्रिकेशन कर दिया गया है तो इसके अंदर एक लेयर आ गई है जिससे ये दोनों पार्ट आपस में टकराएंगे नहीं और अच्छी तरीके से मूविंग करते रहेंगे। लुब्रिकेशन का पर्पज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है यूज करने का, तो रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस नॉइज़, टू रिड्यूस वेयर एंड टियर, टू गिव एन लॉन्ग लाइफ ऑफ द मशीनरी। मतलब इसके द्वारा मशीनरी की जो लाइफ होती है बहुत अधिक समय तक चलती है। टू रिड्यूस हीट को भी कम करेगा। हीट कैसे उत्पन्न होती है, आप लोग एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। आप लोग अपनी दोनों हाथों की जो हथेलियाँ होती हैं उनको आपस में तेज़ी से रगड़े तो क्या होगा, कुछ समय बाद आपका हाथ जलने लगेगा। उसमें क्या होगा, आपको दोनों हाथों में क्या होगा, हीट सी महसूस होगी। तो क्या होगा, फ्रिक्शन से सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। टू प्रिवेंट कोरोसिन, ये जंग को ख़त्म करता है। टू सील द लीकेज ऑफ कंप्रेस्ड गैस फ्रॉम द हाई टू लो प्रेशर साइड थ्रू द क्लियरेंस बिटवीन द पिस्टन प्रिपेयरिंग द सिलेंडर वॉल्स इन द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इन ए स्क्रू कंप्रेसर। लुब्रिकेशन प्रिवेंट गैस लीक अंडर द कंप्रेशन टू एंड द फ्रॉम द प्रेसिडिंग इन द सक्सीडिंग। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर होते हैं उनके बीच में ये सील का काम करता है और जो गैस कंप्रेस होती है उसके प्रेशर को ड्रॉप होने से बचाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लुब्रिकेशन की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वो होती है विस्कोसिटी। तो तेल द्वारा अपने स्वयं के प्रवाह के लिए दिए गए प्रतिबंध को चिपचिपाहट कहा जाता है। एक तेल की चिपचिपाहट इंगित करती है कि तेल कितना मोटा और कितना पतला है। एक तेल की चिपचिपाहट के तापमान के साथ बदलती है और तापमान गिरने के साथ उसके विपरीत वर्क करती है। ऑयल ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो जो ऑयल की विस्कोसिटी होनी चाहिए ना ही बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल कम होनी चाहिए। इसकी जो विस्कोसिटी हो नॉर्मल रहनी चाहिए। यदि ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन के ऑप्शन पूछा जाता है कि जो विस्कोसिटी होनी चाहिए लुब्रिकेशन की क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, वेरी लो होनी चाहिए या फिर वेरी हाई होनी चाहिए, तो इसके आप लोग इसमें ऑप्शन क्या चुन सकते हैं, इसमें आप लोग लो चुन सकते हैं। यदि सामान्य का ऑप्शन है तो आप सामान्य चुन सकते हैं, यदि लो का ऑप्शन है तो आप लो चुन सकते हैं। अब बात करते हैं अगली, तो एसिडिटी अम्लता की। सभी चिकने वाले पदार्थों, जितने भी चिकने वाले पदार्थ होते हैं उनमें कुछ न कुछ मात्रा में कार्बनिक अम्लता होती है। अम्लता की डिग्री 1 ग्राम में तेल की अम्लता को बेअसर करने के लिए आवश्यक पोटेशियम लीहाइड्रॉक्साइड के वजन की निर्धारित होती है। इनमें तटस्थ संख्या के रूप में जाना जाता है। अम्लता प्रणाली
जो सिस्टम होता है उसको नुकसान पहुंचाए, तो इसलिए बहुत ही कम रखा जाता है। 0.05 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका जो पॉइंट है वो 0.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि लुब्रिकेशन है, यदि उसमें अम्लता नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो 0.05 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ की। तो फ्लो पॉइंट समझ लेते हैं। स्नेहक तेल मतलब जो ऑयल होता है उसमें पैराफिन हो सकता है। तेल का तापमान गिरते ही तापमान में मोम निकल जाएगा, मतलब यह तेल का तापमान कम हो जाएगा तो आप लोगों को तेल में एक मोम जैसा दिखने लगेगा। तो तेल का फ्लो पॉइंट वह तापमान है जिस पर शीट में मोम 90% रिफिनेंट और 10% तेल मात्रा के मिश्रण से अवशोषित होता है। मोम की वर्षा से बचने के लिए रिफिनेंट ड्यूटी के लिए कम HAC बिंदु के तेल का उपयोग करना चाहिए। मतलब इसका एक ग्रेडिंग होती है। आप लोग जब भी ऑयल खरीदेंगे तो उसमें HAC पॉइंट लिखा रहता है, तो आप लोग जितने ही कम HAC पॉइंट का ऑयल रिफिनेंट सिस्टम में प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हर ऑयल में पैराफिन की मात्रा कुछ ना कुछ परसेंटेज में होती है, तो इसका फ्लो पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की। तो जिस तापमान पर तेल बहना बंद हो जाता है, मतलब जो इसका रिफिनेंट पॉइंट, जो तेल का जमाव बिंदु होगा वह बिंदु है 4 पॉइंट, जिस पे तेल जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो 4 पॉइंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि तेल जमे ना और अच्छी तरीके से चलता रहे, बहता रहे। हमारे मूविंग पार्ट ये जमने लगेगा तो हमारे मूविंग पार्ट अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो 4 पॉइंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए। अब बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो वेरी इम्पोर्टेंट। तो विद्युत शक्ति उस प्रतिरोध का संकेत देती है जो तेल के इसके माध्यम से विद्युत प्रवाह को प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में इसकी विद्युत इंसुलेशन संपत्ति व वोल्टेज तेल 0.1 इंच के अलावा बिजली के खंभों तार के इलेक्ट्रिक चाप का कारण बनती है। तेल में नमी और अन्य अशुद्धियाँ इसकी द्वितीयक शक्ति को कम करती हैं। इस कारण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि नमी संदूषण प्रदूषण को प्रणाली को प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब ये है, यदि ऑयल में नमी है और कुछ पदार्थ हैं तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऑयल ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक, जो यदि हम इलेक्ट्रिक उसमें है तो इलेक्ट्रिक उसमें फ्लो नहीं करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिक का प्रवाह होगा ऑयल में तो मनुष्य को करंट लग सकता है। तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक शक्ति बहुत ही अधिक होनी चाहिए ताकि ऑयल में करंट फ्लो ना करे। अब बात करते हैं नंबर 6, केमिकल स्टेबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है, जब टेम्परेचर क्रिया करता है, मतलब जब ऑयल क्रिया करता है, कंप्रेसर मूव करता है, अपना वर्क करता है, क्या होगा, जो ऑयल होता है वो गर्म हो जाता है। तो ऑयल किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करना चाहिए। ऐसा ऑयल प्रयोग करना चाहिए जो किसी भी टेम्परेचर पर रासायनिक क्रिया ना करे। तो केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ऑयल की केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि वो किसी भी तापमान पर क्रिया ना करे किसी भी मूविंग पार्ट के साथ। अब बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की। तो स्नेहक में जितना कम मॉइस्चर रहेगा उतना अच्छा है, लेकिन 0% तो हो नहीं सकता है, लेकिन इसकी जो रेटिंग है बहुत ही कम होनी चाहिए। मॉइस्चर ऑयल में बहुत ही कम होना चाहिए। यदि ऑयल में मॉइस्चर रहेगा तो ये मूविंग पार्ट के साथ क्रिया करेगा, अम्ल उत्पन्न करेगा, और ये अम्ल आगे जाके मूविंग पार्ट्स में हानि पहुंचा सकता है। तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी मात्रा जितनी कम रहेगी उतना ही इम्पोर्टेंट है, यदि ना है तो बिल बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं अगली फ्लैश पॉइंट की। तो फ्लैश पॉइंट आप लोग अच्छे से समझिएगा। फ्लैश पॉइंट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर टू विच ए लुब्रिकेंट मस्ट बी हीटेड बिफोर इट्स when mixed with air will negate but not continue to burn। तो फ्लैश पॉइंट एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेंट का, कि वह इस तापमान पे आके कुछ 1 सेकंड के लिए क्या होगा, जलेगा, फिर क्या होगा, बुझ जाएगा। मतलब एक टेम्परेचर का पॉइंट है कि जो इस तापमान पर आके कुछ चंद सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। तो ऐसा हमको फ्लैश पॉइंट प्रयोग करना चाहिए कि जिसमें आग ना लगे और वर्क होता रहे। फायर पॉइंट की बात करेंगे तो एक टेम्परेचर का पॉइंट है कि जिस टेम्परेचर पे आगे उसमें लुब्रिकेशन में फायर लग सकती है, आग हो सकती है।
तो इसका जो फायर पॉइंट है वो बहुत ही हाई होना चाहिए, बहुत ही हाई होना चाहिए, ताकि लुब्रिकेशन में आग ना लगे, सिस्टम अपना निरंतर वर्क करता रहे। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन ऑयल की, तो इसमें कितने प्रकार के ऑयल प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट 2 प्रकार के ऑयल्स यूज किए जाते हैं। इनके अंतर्गत कई बेस के ऑयल आते हैं, जैसे मिनरल ऑयल, मोबिल ऑयल है। इसमें सिनाइड ऑयल, आइदर ऑफ द पैराफेनिक और नेफाथेनिक बेस के ऑयल प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2 पे है सिंथेटिक ऑयल। रिसेंट ईयर सिंथेटिक ऑयल द स्टेक फ्रॉम सच फीड स्टॉक बिकम द पॉपुलर डिफरेंस बेस ऑफ द सिंथेटिक ऑयल्स। तो कहने का मतलब है सिंथेटिक ऑयल कई सालों से ज़्यादा प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसकी जो यूज करने में बहुत से कारण हैं, ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए सिंथेटिक ऑयल कुछ सालों से ज़्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये भी कई बेस के होते हैं, जैसे जैसा कि डाई इलेक्टेड बेंज बेस AB, पॉलीफ्लेम POV और पॉलीएल्किलेन ग्लाइकोल PHG और पॉलीएस्टर POV। तो इसका इन जो ये ऑयल बेस होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे मिनरल ऑयल, मोबिल ऑयल है, ये पैराफिन बेस नॉट रिकमेंडेड अप्लीकेबल्स और लो टेम्परेचर। जो लो टेम्परेचर गैस है उसके लिए पैराफिनिक बेस का जो ऑयल होगा वो रिकमेंडेड नहीं है, उसको नहीं प्रयोग कर सकते हैं। जो मिनरल ऑयल होता है नेफेथेनिक बेस स्टैंडर्ड यूज इन NH3 बेस। जो नेफेथेनिक बेस का ऑयल होता है मोबिल ऑयल, उसको हम NH3 जैसे गैसों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं चार्ट, सिंथेटिक ऑयल डाइक्लेटेड बेंजेस बेस। ये जो ऑयल है वो गुड मिक्सबिलिटी विद द हाइड्रोकार्बन्स एट द टेम्परेचर समटाइम्स यूज इन NH3 प्लांट्स वेयर द ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम माइट ऑक्सर। दो सिंथेटिक ऑयल है वो डाइक्लेटेड बेस, उसका प्रयोग हम हाइड्रोकार्बन्स गैस के साथ और NH3 प्लांटों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे है सिंथेटिक ऑयल पॉलीफ्लेफेन बेस। तो इट यूज व्हेन डिस्चार्ज टेम्परेचर हाई एंड आल्सो NH3 सिस्टम ऑपरेटिंग लो टेम्परेचर बिकॉज ऑयल डज नॉट सर्टिफाइड ईजिली एट द टेम्परेचर। दो जो पॉलीफ्लेफेन बेस ऑयल है उसका प्रयोग हाई टेम्परेचर जो गैस होती हैं जैसे NH3 और ऑपरेटिंग लो टेम्परेचर बिकॉज ऑयल डज नॉट सर्टिफाइड इजीली एट द टेम्परेचर। तो जो लो टेम्परेचर गैस है जिनका हाई प्रेशर होता है, उनका प्रयोग इस ऑयल के साथ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक ऑयल पॉलीएल्किलाइन ग्लाइकोल बेस इज नॉर्मली रिकमेंडेड ओनली सिस्टम यूज इन हाइड्रोकार्बन एज द रेफ्रिजरेंट और इन स्पेशल केसेस विथ NH3। तो जो पॉलीएल्किलाइन ग्लाइकोल बेस ऑयल होता है उसका प्रयोग हाइड्रोकार्बन और NH3 के साथ कर सकते हैं। अब बात करेंगे पॉलीएस्टर बेस की, तो इज नॉर्मली रिकमेंडेड ऑफ द CFC अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट इज द मिनरल ऑयल इज अवेलेबल विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज यूजुअली चूजन बेस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली इन द थर्ड ऑफ द सिंथेटिक। तो जो पॉलीएस्टर बेस है उसका प्रयोग हम CFC अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब आप लोगों को हम एक चार्ट दिखाएंगे, उसमें आप लोग समझ जाएंगे कि कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किस ऑयल के साथ कर सकते हैं। तो बात करेंगे रेफ्रिजरेंट CFC और R11 और 12 की। तो जिसमें मोबिल ऑयल है ये सूटेबल है और AB ऑयल इसके लिए सूटेबल नहीं है। मोबिल ऑयल प्लस AB नहीं सूटेबल है, वो POV ऑयल सूटेबल क्रिटिकल विद द मॉइस्चर के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, और PAG ऑयल नहीं यूज कर सकते हैं, और HMG ऑयल भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अब HFC R22 के साथ जो मोबिल ऑयल है वो प्रयोग कर सकते हैं, AB भी प्रयोग कर सकते हैं, और MO और AB दोनों प्रयोग कर सकते हैं, और सुटेबल फॉर द POV भी प्रयोग कर सकते हैं, और PAG और HMO नहीं प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे HFC R134 के साथ कौन सा ऑयल प्रयोग करेंगे। तो मोबिल ऑयल नहीं चलेगा, AB हम चला सकते हैं एक लिमिट के साथ, नॉट सूटेबल, POV सूटेबल है और इसको भी हम एक रेंज के साथ चला सकते हैं, HMO नॉट सूटेबल। अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स R601 की। तो इसके साथ मोबिल ऑयल सूटेबल है, AB सूटेबल है
और MO प्लस AB सूटेबल है, POV भी सूटेबल है, और एक लिमिट के साथ PHG भी सूटेबल है, और HMO नॉट सूटेबल। अमोनिया की बात करें तो इसमें मोबियल ऑयल प्रयोग कर सकते हैं, AB नहीं प्रयोग करेंगे, और MO प्लस AB नहीं प्रयोग करेंगे, POV भी नहीं प्रयोग करेंगे, और PHG भी नहीं प्रयोग करेंगे, और HMO प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार का ऑयल प्रयोग कर सकते हैं अमीनो के साथ, मोबियल ऑयल और HMO ऑयल। तो दोस्तों ये कुछ प्रकार की नॉलेज आपके साथ मैंने शेयर की। इसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट हो सकता है तो आप लोग हमको कमेंट करें, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।